हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं सब। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते विद द टॉपिक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये आपके टर्म 1 का चैप्टर है ऑफ द इकोनॉमिक्स, द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यूज करवा चुके हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर डेवलपमेंट की भी इसी चैनल पे मिल जाएगी। नहीं देखा है तो जाकर के तुरंत देख लो उस वीडियो को, ठीक है। तो आज जो है हम इसके जो है बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं। केस स्टडी बेस्ड, असर्शन, रीजन सारे इंक्लूडेड होंगे एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बस कुछ थोड़ा प्रैक्टिस करो और फिर आपका जो ये टॉपिक है वो पूरी तरह से स्ट्रेंथन हो जाएगा। आज जो है आप अपने टेस्ट कर सकते हो अपने आप को और एनालाइज कर सकते हो थ्रू दिस वीडियो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है एंड कितनी अच्छी करनी है आपको, ठीक है। फॉर दिस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करो ताकि एक भी नोटिफिकेशन मिक्स ना हो। लाइक कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि हम और से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ पाएँ, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री इज अ पार्ट ऑफ डैश सेक्टर, इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और नन ऑफ दिस। सो आपको क्या पता है इसका आंसर कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो क्या होता है, जल्दी से बताओ। वो होता है प्राइमरी सेक्टर। तो ये जो ऑप्शन अगर आपने चूज़ किया है सो ये जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्टिंग आयरन ओर टू स्टील इज अ पार्ट ऑफ, किसका है पार्ट कन्वर्टिंग आयरन ओर को स्टील में बदल देना, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का या सारों का। तो देखो आपको पता है आयरन को स्टील में चेंज कर देना सेकेंडरी सेक्टर का काम है। किसका काम है? सेकेंडरी सेक्टर का काम है ये। चलो पता है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में तो प्राइमरी गुड्स बनते हैं, आयरन प्राइमरी गुड्स है, और टर्शियरी सेक्टर में वो नहीं हो सकता क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है आपसे एटीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ए पूछ रहा है प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्शियरी और डी ऑल ऑफ दिस। तो आपको इसका आंसर पता है कि क्या है? टर्शियरी। क्यों? क्योंकि ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कोई भी रॉ मटेरियल नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज नहीं कर रहा है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो सी टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विसेज, सर्विस क्या है? टेंजिलेबल और इंटेंजिलेबल या बोथ ए एंड बी या फिजिकल प्रोडक्ट। आपको पता है इसका आंसर? चलिए तो आप इसका आंसर दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, जीटीबी ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन व्हाट। बोलता है ए टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, फिर बोलता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, सी इनिशियल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज और डी ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मनरेगा जो है गारंटीज जॉब्स टू पुअर फॉर 100 डेज, 90 डेज, 60 डेज और 50 डेज। आपको पता है ना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि 2006 में पास हुआ था, उसके तहत किसको कितने दिनों का काम दिया जाता है? वर्कर्स को जॉब कितने दिया जाता है? 100 दिनों का काम दिया जाता है ना, 100 डेज का वर्क दिया जाता है उनको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। अब आपको यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा टर्शियरी सेक्टर को बिलोंग करता है। सो आपको पता है फिशरमैन प्राइमरी, फार्मर प्राइमरी, फैक्ट्री वर्कर सेकेंडरी एंड टीचर टर्शियरी। सो डी विल बी योर राइट आंसर। टीचर बिलोंग्स फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हिडन एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 ऑर्गेनाइज सेक्टर, बी डिसगाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट, सी टर्शियरी सेक्टर, डी कॉन्टेक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको पता है हिडन का मतलब डिसगाइज्ड। तो हिडन जो एम्प्लॉयमेंट है, जो छुपा हुआ एम्प्लॉयमेंट है, उसको हम लोग डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020 का है, ठीक है। तो इसमें आपको चूज़ करना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। चलो ऑप्शन नंबर मैं रीड भी कर देता हूँ सारे ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। ये बोल रहा है कि इट इज़ ओनली द वे फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फिर बोलता है क्या? interlinks the production of based activities on the dispersion location of the world, and then क्या बोल dispersed, then क्या बोलता है it has always given only positive result in all countries, और डी बोलता है leads spread technology, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये मेरे को बताना है। सो आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और आप इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे बोलने के बाद भी, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपली इसमें सिंपली वीडियो को पॉज करो एंड रीड करो इस क्वेश्चन को और इसका सही आंसर ढूंढो। सो मैं अभी बता देता हूँ आपका राइट आंसर। अगर आपने इसका आंसर दे दिया है तो राइट आंसर विल बी द डी। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? लीड करता है स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड डिजीज फ्रॉम अ रीजन टू अनदर, है ना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ जाऊँ। अब चलो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9, पब्लिक हेल्थ इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम। तो पब्लिक हेल्थ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, प्राइवेट, या फिर जो है नन ऑफ दिस। तो प्राइमरी का तो नहीं होगा, वो प्राइवेट का भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का वो काम है कि पब्लिक हेल्थ का वो ख्याल रखे। क्वेश्चन नंबर 10, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कोल्ड एज। हिडन एम्प्लॉयमेंट जो है उसको और भी क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, टर्शरी सेक्टर और कंस्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी, अर्बन, रूरल, पब्लिक और प्राइवेट, और स्टेट और नेशनल। इसमें से कौन सा इकोनॉमी है? तो आप सभी को देखते ही क्वेश्चन पता चल गया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक और प्राइवेट। ये दो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है? फ्रॉम वेयर द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट फिगर आर टेकन टू स्टडी द डाटा। कहाँ से लिया जाता है डाटा जिसमें हमको पता चलता है अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में? ये बोलता है रियल टाइम हैंड ऑफ द स्टैटिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बी बोलता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO, और सी बोलता है नीति आयोग, और डी बोलता है स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो आपको इसका राइट आंसर खोजना है। एंड तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस 12 नंबर का? आपने अगर इसे अच्छे से पढ़ा और मेरे साथ जाना तो ये क्या होता है? NSO। इस चैप्टर को अच्छे से थोड़ा पढ़ना है और आपको इसी में मिल जाएगा बुक में, दैट इज़ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस में इसका जो है काउंटिंग होता है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी कॉल्ड। ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी क्या बोलते हैं? सेक्टर, सेंटर्स, टाइप्स और डी ऑल कैटेगरीज। तो क्या बोलते हैं? तो आपको इसका राइट आंसर पता चल ही गया होगा, दैट इज उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर्स में ही हमने इकोनॉमी को बांटा है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, उसको क्या बोलते हैं जब एक्सप्लॉइट करके नेचुरल रिसोर्सेज को बनाते हैं? हमको पता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एक्सप्लॉइट करते हैं, जनरली एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कि विच एक्टिविटीज़ कम अंडर द एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड सेक्टर्स, कौन सा आता है? तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डेयरी, मिनरल, एक्सकेवेशन, सी बोला यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, डी बोला सेलिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? दैट इज ए। ये क्या? डायरी। डायरी फार्मिंग जो है आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, दूध इसके अंदर होता है और जो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में आता है, डायरी से रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है व्हाट इज अ सेकेंडरी सेक्टर, और आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन्हीं में से आपको पता चलेगा कि क्या होता है एक सेकेंडरी सेक्टर। सो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, फिर बी बोल रहा है एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इन टू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और इसको पढ़ते ही हमको क्या समझ में आ गया, जैसे ही हमने ऑप्शन नंबर 2 पढ़ा वैसे ही हमको पता चल गया कि जो जहाँ पे नेचुरल गुड्स को क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। फिर भी आप चारों ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़ा करना। ठीक है, 17 नंबर क्या बोला? यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़, जैगरी बोलते हैं उसको। ठीक है, शुगर केन का यूज़ करके शुगर या जैगरी गुड़ को इंग्लिश में बोलते हैं। अंडर सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम, किस सेक्टर के अंदर आता है? तो हम सबको पता है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्रियल। चलिए चलो 18 those activities by themselves do not produce a good by their and add support for the production process is called, जो खुद से प्रोड्यूस कुछ नहीं करते हैं लेकिन सारे प्रोडक्शन को एक देते हैं एक प्लेटफॉर्म जहाँ से वो सारी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी जिसको बोलते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम वन फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। वन फंक्शनिंग एक्टिविटी बताइए टर्शियरी सेक्टर का। सो टर्शियरी सेक्टर का जो वन फंक्शनिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगा? सो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे, सो जब आप पहला ही ऑप्शन पढ़ोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि गुड्स दैट आर प्रोड्यूस, क्या बोल रहा है? गुड्स दैट आर प्रोड्यूस वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स, ट्रेन एंड सोल्ड देम इनटू द होलसेल एंड रिटेल शॉप। सो यही जो है वो टर्शियरी सेक्टर का काम है। चारों पढ़ सकते हो आप, लेकिन मेरे को ऑप्शन ए नंबर में ही मिल गया इसका राइट आंसर, सो मैंने उसको टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला? विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। तो हमको पता है टर्शियरी सेक्टर, जी टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, और भी ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलेंगे यहीं पे। आप वीडियो को लाइक कर दो
और इसको जो है शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ ताकि और भी ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज़ कॉल्ड डैश ऑफ अ कंट्री। सो आपको पता है कि तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन का जो है वो कंट्री के लिए क्या होता है। सो आपको सबको पता है, हम लोग को भी पता है, GDP दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स, क्या करता है। तो आप जब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, एक जो टोटल प्रोडक्शन है सारे सेक्टर्स का फॉर एक ईयर के लिए, वही क्या होता है हमारा फाइनल गुड एंड सर्विसेज जो क्या होता है प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, डैश ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो कौन ग्रेजुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, आप सभी को पता है, दैट इज सेकेंडरी। आपको सभी को पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन की किस में आ गया, टर्शियरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा ग्रेजुअली प्रोडक्शन में आ गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 विच वन इज अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन इसमें से क्या है, आप सभी को पता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लावर कल्टिवेटर जो है आपका, वो किस में आ जाता है, प्राइमरी ऑक्टिव कल्टिवेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 not every good or services that is produced and sold needs to be counted. It makes the sense only to include the dash of the total production. So आपको पता है क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आप जब इसको पढ़ लियो तो डैश ऑफ द टोटल प्रोडक्शन यानी कि GDP की यहाँ पे बात हो रही है। सो आपसे इसी से दिमाग में बत्ती जलेगी और आपको पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 गिव वन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड का आपको एक एग्जांपल देना है, तो इंटरमीडिएट गुड का कौन सा एक अच्छा सा एग्जांपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर जो है इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू काउंट नहीं होती है GDP में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डैश सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबको इसका आंसर पता है कि जो है पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा किसका हुआ करता था, इनफैक्ट इन इंडिया भी वो हुआ करता था, डेट इज़ डी प्राइमरी सेक्टर का ही, एग्रीकल्चर सेक्टर का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था सारी सेक्टर्स के मुकाबले, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आए हैं, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रपोजर, ठीक है। क्या बोल रहा है, एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन, क्या हो गया, प्रपोजर बन गया। मोस्ट ऑफ द गुड प्रोड्यूस वेयर डैश फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड द मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। सो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ध्यान से चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ोगे और यहाँ जब आप ऑप्शन को पढ़ोगे तो सिंथेटिक प्रोड्यूसर, इन्वॉल्व मशीन, नेचुरल प्रोडक्ट्स और मिक्स प्रोडक्ट, तो आपको उसका आंसर पता चल जाएगा, दैट इज नथिंग बट सी नेचुरल प्रोडक्ट्स होता है ना फार्मिंग्स में। चलो क्वेश्चन नंबर 29, ये कॉमन सेंस वाली भी बात थी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, व्हाई डिड द सेकेंडरी सेक्टर लेटर बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्यों बन गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बाद में जाकर के, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो है पीपल बिगिन टू यूज़, बहुत सारे गुड का उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया था। ए नंबर देखो, बहुत सारे गुड का यूज़ करना शुरू कर दिया था, प्रोड्यूस होता था वो फैक्ट्री में चीप रेट्स पे, और सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज हो गया। सो ये दोनों कारण यानी बोथ ए एंड बी, इन दोनों कारण के ही चलते क्या हुआ कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर है वो धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने लगा, ठीक है। अब तो अभी तो सबसे ज़्यादा जो आपको पता है टर्शियरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करता है, ये सारी बातें आप लोगों को पहले से भी पता होंगी। चलिए तो मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। So question number 30 in the developed countries dash the sector has become most important in terms of total production। तो आपको पता है कौन सबसे ज़्यादा हो गया है डेवलप्ड कंट्री में प्रोडक्शन करने में। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सर्विस सेक्टर, वही सबसे ज़्यादा टोटल GDP में प्रोड्यूस डालता है, ठीक है। फिर 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द डाटा गिवन ऑफ GDP विच ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन द 1974 में कौन सा मोस्ट प्रोडक्टिव था। तो आपको सबको पता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ ए प्राइमरी सेक्टर। 1974 के आसपास जो इंडिया में भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर ही क्या करता था, GDP में प्रोड्यूस करता था। क्वेश्चन नंबर 32 द प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको पता है प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर या फिर रिलेटेड सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड सेक्टर को ही प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि इन द डाटा गिवन ऑफ GDP विच ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन 2013 to 14, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्टिव है, प्राइमरी, बी टर्शियरी, सी
टर्शरी या फिर इक्वल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है कि जो इन द डाटा गिवन ऑफ जीडीपी कौन सा ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर है 2013 से 14 में, तो आप सभी को सबसे अच्छी तरीके से पता है कि इसमें सबसे आगे अभी आ गए हमारे भैया टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। आप क्या करो, OMR शीट रखो, OMR शीट पे आप मार्क करते चलो, टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है इसी पे होने वाला है, इससे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा इन एग्जामिनेशंस का, ठीक है। और हाँ, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ, इसको जल्दी से शेयर कर दो ताकि और से ज़्यादा हम लोग वीडियो आपके लिए ला सके। सो क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सेकेंडरी सेक्टर को ऑल्सो क्या बोलते हैं? ए ऑर्गेनाइज्ड, बी सर्विस, सी इंडस्ट्रियल और डी पब्लिक सेक्टर। तो हम सभी को पता है कि जो हमारे जो है सेकेंडरी सेक्टर को है वो क्या बोलते हैं, और हमको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, यहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं। 35 क्वेश्चन नंबर क्या बोला? विच सेक्टर हैज़ ग्रोन मोस्ट ओवर 40 ईयर्स। इन 40 ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रो कौन हुआ है? सो आपको प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी और इक्वल प्रोडक्शन सेक्टर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, टर्शरी सेक्टर इस 40 ईयर्स में सबसे ज़्यादा हुआ है ना, सर्विस सेक्टर्स। नेक्स्ट थिंग बोला विच ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज क्या है? ग्रोइंग ऑफ व्हीट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और पुलिस स्टेशन। सो आप सभी को इसका राइट आंसर पता है कि पुलिस स्टेशन जो है सबकी नीडेड है, सबकी बेसिक नीड है कि सबको सुरक्षा चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है आपका? 37 बोल रहा है ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डैश वुड बी द डिमांडेड इन ईच इक्वल सर्विस। आप सबको पता है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दैट इज बी, मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सर, सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ेगी अगर जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ आते चलेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 37 कर लिया। 38 क्या बोला है? व्हेन इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक, किस चीज़ का आपको पता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, टूरिज्म, है ना, टूरिज्म का। चलो, क्योंकि इनके पास ज़्यादा है ही तो इनको अभी हॉस्पिटल, फूड और डिफेंस ये सारी चीज़ें हैं ही इनके पास, ठीक है। चलिए तो इसका जो आप देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 39 क्वेश्चन बोल रहा है ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज डैश हैव बिकेम इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल। कौन सा हो गया है? ए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सी, इंपॉर्टेंट एंड द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ICT एंड डी, इंश्योरेंस। तो आपको इसका राइट आंसर पता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज का जो है हमारा इस सिंपल MCQs का लास्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 40। उसके बाद हम लोग केस स्टडी पे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? अंडर डेवलपमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन कॉन्ट्रास्ट टू समवन who does not have a job and clearly visible unemployment, it is also called as, वो क्या कहलाएगा? तो आपको इसका भी राइट आंसर पता है, दैट इज इट्स राइट आंसर विल बी दी बी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, तो इसी के साथ हमारा सिंपल MCQs खत्म हो गया है। सो आप क्या करो, अपने लिए क्लैप करो और OMR शीट आप फिल करो। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट करो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। अब चलो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। सो यहाँ है हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये जो है आपको इसमें क्या मिलेंगे, कुछ सब पार्ट्स इस क्वेश्चन के मिलेंगे और सारे को लिए आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? सोर्स सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सोर्स जो है ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफर जॉब दैट आर मोस्ट साउट आफ्टर बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। क्या बोला है? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑफर कर रहा है जॉब जो कि मोस्ट साउटर है आफ्टर, बट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर वो क्या हो रहा है? एक्सपैंड कर रहा है बहुत स्लोली, ठीक है। जो अभी सेक्टर्स तो है, सर्विसेज की डिमांड तो है, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है उसमें जो सर्विसेज है, एम्प्लॉयमेंट है, बहुत स्लोली बढ़ रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत लोग क्या करते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करते हैं और हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को। अब क्या बोलते हैं? दे अडॉप्ट सच स्ट्रैटेजी टू इवेट टैक्सेस एंड रिव्यूज टू फॉलो लॉज एंड प्रोडक्शन लेवर्स। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या बोलता है? वो फॉलो नहीं करते कोई भी रूल एंड रेगुलेशन को, और अपने लेबर्स के साथ वो अच्छा बिहेव करता है या नहीं करता है वो उसी पे डिपेंड करता है। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स टू इंटर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जॉब है, अब उनको मजबूरन यहाँ काम करना ही पड़ता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कि उनको पे क्या करता है? लो सैलरी देता है, क्योंकि अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जगह ही नहीं है उतनी, तो इनको कोई भी तो काम करना ही पड़ेगा, सो यहीं वो काम करते हैं। दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड फेयर वेज, उनको
फेयर वेज नहीं मिलता है जितना वो काम करते हैं, उनकी जो रेगुलर पेमेंट भी उनको नहीं मिल पाती है, वो अगर छुट्टी लेते हैं वो किसी कारणवश तो उनको उनकी पैसे भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो जॉब जो है उनके लिए सिक्योर नहीं है। तो सिंस 1990s जो है ये इट इज़ ऑलमोस्ट कॉमन सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर लूजिंग देयर जॉब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, और वो कहाँ जाने को मजबूर है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में वहाँ लो अर्निंग्स हो तो भी, क्यों, क्योंकि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही घट रही है 1990 के बाद से, ठीक है। बिसाइड द नीडेड टू मोर वर्क देयर इज नीड ऑफ प्रोटेक्शन सपोर्ट ऑफ द वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब क्या करना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमको इनको बचाना ही पड़ेगा। चलो, तो इसी के साथ हम लोग अपना क्वेश्चन और आंसर का जो पार्ट है अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने ये सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया, जान लिया है और सीख लिया है। आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो कर ही दोगे वीडियो को, इतना तुम को आप पे भरोसा है ही। तो चलिए, तो ये देख लो, इसी सोर्स बेस्ड से हमारा पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन चूज करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कौन नहीं आता है। सो आपको पता चल जाएगा देखते ही आंसर कि एक जो डॉक्टर जो है वर्क कर रहा है हॉस्पिटल में, ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ वर्कर हु वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ बी, क्योंकि उनको पे किया जाता है लीव के लिए, और ये बोल रहा है कि शी इज़ नॉट पेड फॉर लीव, उनको पे किया जाता है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, उनको लीव के लिए भी पे किया जाता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज में उनको ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको क्या बोलते हैं, ये जो नॉट सब्जेक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, सब्जेक्ट टू सेंट्रल बैंक रेगुलेशन और नन ऑफ द अबव। सो आपको राइट आंसर पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ चलते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर का करेक्ट मीनिंग चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इट कवर द इंटरप्राइजेज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, बी बोलता है इट इज आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जॉब्स आर नॉट रेगुलर, इट प्रोवाइड्स लो सैलरीज। तो आपको जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये कवर करता है दोज इंटरप्राइजेज वेयर जो टर्म और कंडीशन है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए और उनका जो वर्क है वो रेगुलर होता है। तो इसी के साथ हमने ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूरा कर ही लिया है। चलो बढ़िया है, आप लोग हमारी लास्ट जर्नी तक बने हो और हम आपको भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देते जा रहे हैं। बोल रहा है यहाँ पे असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है ये आपका, और ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन होने वाला है आज के सेशन का, और इसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे सारी चीज़ों को। सो इसमें जो सबसे पहले आपको एक ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसको ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। क्या बोलता है कि आपके पास जो सबसे पहले एक ए दिया रहता है, ए का मतलब असर्शन, और आर दिया रहता है, आर का मतलब होता है रीजन। सो बोलता है यहाँ पे पहला ऑप्शन, इसमें आप देखो असर्शन क्या होता है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट, और रीजन होता है उस असर्शन का एक्सप्लेनेशन। जरूरी नहीं कि वो हर बार सत्य ही हो। सो आपको सबसे पहले ऑप्शन ए जो होता है उसमें बोलता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। फिर बोलता है बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, और फिर सी बोलता है ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, और डी बोलता है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो इसी ऑप्शंस के बेसिस पे आपको जो आप क्वेश्चन में करवाने वाला हूं वो आप करोगे और उसका राइट आंसर दोगे। तो मैं आपको यही सामने रहने देता हूं और ए ऑप्शन पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते, ठीक है, जो कि आपसे कब CBSE 2020 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो असर्शन बोलता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर एट द फेयर प्राइस, ठीक है। रीजन बोलता है पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये जो है वो राइट एक्सप्लेनेशन है, और ये जो राइट असर्शन, अब देखना है हमको कि रीजन जो है क्या वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ भैया, पब्लिक सेक्टर से कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को के लिए, इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसे एक फेयर प्राइस पे सारी सामान खरीदती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और जो है आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो ए जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिफर्स जॉब दैट आर द मोस्ट साउट आफ्टर। क्या बोलता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ऑफर करता है जॉब दैट आर मोस्ट साउट आफ्टर, और रीजन बोलता है उसका कि बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। तो यहाँ पे क्या है, ए जो है यहाँ पे फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑफर नहीं करता है मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब, और जो रीज़न है ये रीज़न तो सही है कि वो धीरे धीरे अभी बहुत कम स्लोली ही जा रहा है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ए इज़ फॉल बट आर इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड जो कि दैट आर बेस्ड इन मेकिंग ऑफ फाइनल गुड। रीजन बोला है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स। सो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, 1 ईयर के लिए होता है। तो रीजन गलत, असर्शन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आवर राइट आंसर। देख सकते हो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि असर्शन सही है बट रीजन जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इन इंडिया द मेमो टास्क ऑफ द मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। और रीजन क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द सेंट्रल मिनिस्ट्री कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट्स द जीडीपी। हाँ, रीजन तो सही है बट असर्शन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वो नहीं देखती है जीडीपी, वो कौन देखते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी एनएसओ। सो आपको जो सेंट्रल अथॉरिटी हमारी देखती है। तो असर्शन तो सही, असर्शन क्या है, गलत है, बट रीजन क्या है, वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 5 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है असर्शन कि सिंस 1890s इट इज कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। और रीजन बोला है सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम इसेंशियल सर्विस दे मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्या 1890 से ऐसा हो रहा है, असर्शन ध्यान से पढ़ो, नहीं 1990 से हो रहा है। सो असर्शन गलत, रीजन जो सर्विस सेक्टर वो ऑल्सो इंक्लूड करता है क्या, सम इसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, दैट इज द राइट आंसर। एंड ऑप्शन नंबर डी भी इसका क्या होगा, राइट आंसर। सो इसी के साथ हमने क्या किया, असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर डाला है, केस स्टडी बेस्ड कर दिया है। अभी तक हम लोगों ने CBQ कर लिया, केस स्टडी बेस्ड MCQ कर लिया है और ENR क्वेश्चन कर लिया है हमने अभी तक। तो अब वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, और भी वीडियोस आने वाले, साइंस की पूरी प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है, आपके मैथमेटिक्स की आने वाली है, सोशल साइंस आपका पूरा होने वाला है। मैंने अदर चैप्टर्स जो है वो करवा रखे हैं, तो जल्दी से जाके देखो एक्सप्लेनेशन वीडियोस एंड जो भी आपको MCQs वीडियोस चाहिए वो भी इसी चैनल पे मिलेगी, ठीक है। And at last, if you really enjoyed our session, so please do like, subscribe and share our videos with your friends and family. और let's crack CBSE Term 1। and चलो इसी एंथम के साथ हम लोग आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आप लोग बहुत सारे पढ़ाई करते रहो, बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करते रहो। गॉड ब्लेस यू।